नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 6 की मौत, 5 घायल। 14 अप्रैल तक आंधी बारिश की संभावना, 15 से फिर बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में गुरुवार को बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में आज शाम तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अप्रैल तक लोगों को आंधी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। 15 अप्रैल के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस लतेहार में दर्ज किया गया है। गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से राज्य में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में हजारीबाग के पद्मा निवासी शिवपूजन साहू, राजकुमार साहू, छोटे साव, चरही के गंगो किस्कू, गुमला के तुरिया उराव और पतरातू रामगढ़ के अभिलाष कुमार शामिल हैं। जबकि लतेहार के गनु यादव, हजारीबाग की मालती देवी, चतरा की बसंती देवी, डहुरी के चेतलाल यादव और मुन्नी यादव घायल हैं। आज राज्य के उत्तर पश्चिम पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लतेहार और लोहरदगा हिस्सों को छोड़कर शेष भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश 14 मिलीमीटर घाघरा गुमला में हुई है। सबसे अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस लतेहार में दर्ज किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत, रामगढ़ में ट्यूशन से लौटते वक्त हादसा, जंगल के पास मिला शव। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। कोतो बिरहोर कॉलोनी के पास आसमानी बिजली गिरने से 12 वर्षीय अभिलाष कुमार की मौत हो गई। घटना गुरुवार की रात हुई, पर शव शुक्रवार की सुबह बरामद किया गया है। रोचाप डोकटाड़ निवासी राघव महतो का पुत्र अभिलाष डाड़ीडीह से ट्यूशन पढ़कर गुरुवार के शाम घर लौट रहा था। वह मुख्य मार्ग छोड़कर पगडंडी के रास्ते जा रहा था। इस दौरान कोतो पंचायत के बिरहोर कॉलोनी के निकट वह आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। गुरुवार की देर शाम इस क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी। बच्चे के घर नहीं लौटने से परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन रात तक उसका कोई पता नहीं चल सका। शुक्रवार की सुबह बिरहोर कॉलोनी के पास जंगल में उसका शव मिला। सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना के साथ पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख के पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे देवघर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ देवघर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ देवघर के सारवा के कुशमाहा गांव में पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख के पिता हरिशंकर पत्रलेख को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हजारीबाग में युवक की हत्या, परिजनों का हंगामा, शरीर पर धारदार हथियार के निशान, छुट्टी पर आया था गांव, आज लौटना था वापस। हजारीबाग में शुक्रवार को एक युवक का शव मिलने के बाद भारी हंगामा शुरू हो गया। युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है। युवक के आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। इधर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस जवानों की बड़ी संख्या तैनात कर दी गई है। घटना बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के खीरगांव की है। मृतक की पहचान नमस्कार चौक निवासी प्रभात कुमार के रूप में की गई है। उसका शव बाकर गली से बरामद किया गया है। परिजनों के अनुसार प्रभात दूसरे राज्य में काम करता था और छुट्टी लेकर गांव आया था। शुक्रवार को उसकी वापसी थी। इधर घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। प्रभात कुमार अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसकी मां, भाई और बहन उन पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। परिजनों का कहना है कि प्रभात एक साधारण युवक था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को फांसी की सजा, मृतक के छोटे भाई को नौकरी और परिवार को मुआवजे की मांग की है। 2 दिनों की बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई मुश्किल, झारखंड में आम, लीची के फल हुए प्रभावित, गेहूं की फसल को भी नुकसान। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बीते 2 दिनों में हुए बारिश के मौसम में बदलाव देखने को मिला। जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर इसने कुछ नुकसान भी पहुंचाए हैं। बुधवार और गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। वहीं ओलावृष्टि और तेज बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। आम के टिकोले पेड़ से झड़कर गिर गए हैं। लीची के मंजर भी प्रभावित हुए हैं। वहीं तैयार गेहूं की फसल पर खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। बेमौसम हुई इस बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी मात्रा में ओलावृष्टि के साथ हुए बरसात ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। कोडरमा के जयनगर कृषि विज्ञान केंद्र कोडरमा के वरीय वैज्ञानिक अजय कुमार राय ने बताया कि चूंकि अभी आम का मौसम आ रहा है, ऐसे में इस ओलावृष्टि के साथ हुए बारिश में कच्चे आम पर खासा प्रभाव पड़ा है। कच्चे आम पेड़ों से टूटकर गिर गए हैं। बारिश के दौरान तेज हवा के आम के पेड़ में लगे मंजर और टिकोले झड़ने की जानकारी कई इलाकों से मिली है। मौसम विभाग द्वारा
कुछ दिन और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे और अधिक नुकसान हो सकता है। हजारीबाग में गजराज का आतंक, पहले वृद्ध महिला को उतारा मौत के घाट, फिर रौंद डाला फसलों को। हजारीबाग जिले के बड़कागांव वन क्षेत्र के लौकुरा जंगल में अपनी कुटिया में सो रही महिला को हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, साथ ही खेत में लगे फसलों को रौंद डाला। मृतका की पहचान अंबेडकर मोहल्ला निवासी गेंदोराम की 71 वर्षीय पत्नी रोहिणी देवी के रूप में की गई है। घटना गुरुवार की देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मिली सूचना के अनुसार महिला महुआ चुनने के लिए जंगल में सोई थी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक रोहिणी देवी महुआ चुनने के लिए पेड़ के पास ही कुटिया बनाकर रहती थी। प्रतिदिन की तरह गुरुवार की रात वह खाना खाकर अपनी कुटिया में सो गई थी। देर रात अचानक हाथियों का झुंड कुटिया के पास आ पहुंचा और वृद्ध महिला को कुचलकर मार डाला। बताया जाता है कि जंगली हाथियों की कुल संख्या 12 से ज्यादा थी। शुक्रवार की सुबह गांव के अन्य लोग जब महुआ चुनने पहुंचे तब उन्हें घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को सौंपी झारखंड शराब घोटाले की जांच। सोरेन समेत कई आईएएस घेरे में रायपुर में रची गई 450 करोड़ के घोटाले की साजिश। सीजीपीएससी महादेव सट्टा के बाद सीबीआई की झारखंड के शराब घोटाले में भी एंट्री होने जा रही है। राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू में दर्ज 450 करोड़ के झारखंड आबकारी घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर दी है। घोटाले की फाइल सीबीआई दफ्तर दिल्ली पहुंच गई है। माना जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही शराब घोटाले की जांच शुरू करेगी, क्योंकि इस केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जांच के घेरे में है। ईओडब्ल्यू को झारखंड सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ईओडब्ल्यू ने आईएएस विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह समेत अन्य से पूछताछ के लिए समन्स जारी कर सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी है। ईओडब्ल्यू के एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया और न ही अनुमति दी गई है। झारखंड सरकार के इस रवैये को देखते हुए ही माना जा रहा है कि सीबीआई केस दर्ज करने में देरी नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आईटीएस अरुण पति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर समेत कई अन्य आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ में जिस पैटर्न पर आबकारी विभाग में बड़ा घोटाला हुआ, उसी तर्ज पर झारखंड में शराब घोटाला हुआ है। इस बात का खुलासा छत्तीसगढ़ एसीबी ईओडब्ल्यू की ओर से 7 सितंबर को दर्ज की गई थी। वाहनों पर सख्त पहरा, थानों को मिलेगा स्पीड गन और ब्रेथ एनालाइजर। सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस ने बनाया ये प्लान। पलामू, गढ़वा और लातेहार के सभी थानों को 2-2 ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही स्पीड गन भी दी जाएगी। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर काम कर रही है। अब पुलिस नशा कर और हाई स्पीड में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बैठक में आईजी सुनील भास्कर ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के पुलिस अधिकारियों को सड़क हादसे रोकने के लिए कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए हैं। आईजी सुनील भास्कर ने सभी थानों को 2-2 ब्रेथ एनालाइजर और स्पीड गन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। वाहन चेकिंग में शामिल पुलिस अधिकारियों को आम लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की भी अपील की गई है। गोमिया में टायर फटने से ऑटो चालक की मौत। बेरमो अनुमंडल के गोमिया थाना अंतर्गत गोमिया कथारा मुख्य मार्ग हजारी मोड़ भारत पेट्रोलियम के समीप शुक्रवार को गोमिया की ओर से कथारा की ओर जा रही थी, तभी ऑटो का टायर अचानक फट गई, जिससे ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 48 वर्षीय मृतक संजय साव मूल रूप से बरही का रहने वाला था। आजीविका चलाने के लिए कथारा ओपी क्षेत्र के 4 नंबर में रहकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। मृतक के 2 पुत्र हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गोमिया थाना पुलिस दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं घटना स्थल पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आधे घंटे तक यात्रियों की थमी रही सांसें। 40,000 फीट की ऊंचाई पर लड़खड़ाया विमान। दिल्ली से रांची जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बैठे यात्रियों के लिए ये यात्रा काफी डरावनी थी। खराब मौसम के कारण विमान करीब 30 मिनट तक 40,000 फीट की ऊंचाई पर लड़खड़ाने लगा। इसके कारण 30 मिनट तक यात्रियों की सांसें थमी रही। विमान के यात्री ने बताया कि फ्लाइट ने दोपहर 1:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर पहुंचने पर दोपहर 2:20 पर अचानक तेज झटके महसूस होने लगे। विमान के बाहर विजिबिलिटी शून्य हो गई थी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। यात्रियों ने बताया कि यह उनके जीवन का सबसे डरावना उड़ान अनुभव था। विमान के हिलने से कई यात्री भयभीत हो गए और ऐसा महसूस हुआ जैसे यह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोपहर करीब 2:45 पर स्थिति और गंभीर हो गई। पूरे विमान में चीख पुकार मच गई और यात्रियों के साथ साथ क्रू मेंबर्स भी घबरा गए। हालांकि बाद में विमान सुरक्षित लैंड कर गया, लेकिन यात्रियों के लिए यह 30 मिनट का अनुभव कभी न भूलने वाला बन गया।
सरायकेला के चांडिल रेलवे ट्रैक पर घूम रहे 13 हाथी, झुंड में 2 शिशु हाथी भी। 5 स्टेशन मास्टरों को ट्रेन धीरे चलाने के लिए लिखा पत्र। चांडिल में रेलवे ट्रैक के किनारे जंगली हाथियों का विचरण एक बार फिर शुरू हो चुका है। इस दल में 13 हाथी हैं, इसमें 2 शिशु हाथी भी शामिल हैं। पिछले एक सप्ताह से हाथियों को रेलवे ट्रैक के आसपास देखा जा रहा है। ऐसे में हाथियों के ट्रेन की चपेट में आने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि ट्रेनों से हाथियों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए वन विभाग ने 5 रेलवे स्टेशन मास्टरों को ट्रेन धीमी गति से चलाने के लिए पत्र लिखा है। वहीं वन विभाग की QRT की टीम भी हाथियों पर नजर बनाए हुए है। गोंडा बिहार रेलवे स्टेशन के पास हाथियों का विचरण सबसे ज्यादा है। हाथियों का झुंड दिन में भी रेलवे ट्रैक पार करते दिख रहा था। जानकारी हो कि 9 मई 2023 में लेटेमदा रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा हटिया एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हुई थी। इसके बाद से वन विभाग ने रेलवे ट्रैक से हाथियों को दूर रखने का दावा किया था। बिहार में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली से 61 लोगों की मौत। बिहार में कुदरती कहर देखने को मिला है। वज्रपात से 61 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग जिलों में ये हादसे हुए हैं। सबसे अधिक नालंदा जिले में क्षति हुई है, जहां कुल 22 लोगों की मौत हुई है। पटना में भी 4 लोगों ने जान गंवाया है। नालंदा जिले में 22 लोगों की मौत हुई। इसमें एक ही घटना में आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है। जबकि मानपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में मंदिर पर पेड़ गिर गया। कई लोग अभी जख्मी भी हैं। सभी लोग आंधी पानी से बचने के लिए मंदिर में छिपे थे। अचानक पीपल का विशाल पेड़ मंदिर पर गिर गया। इस्लामपुर प्रखंड के जैतीपुर में महिला और उसके 2 पोतों की मौत हो गई। दीवार टूटने पर मलबे में दबकर तीनों की जान गई है। नालंदा के रहुई प्रखंड के देखपुरा गांव में एक मुर्गी फार्म की दीवार गिर गई, जिससे मलबे में दबकर मां बेटे की मौत हो गई। कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार में वज्रपात से 9 लोगों की मौत हुई है। आंधी पानी से प्रदेश में हुई मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मर्माहत हैं और उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने मृतक के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुदान देने का निर्देश दिया है। रांची में तालाब से मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल गांव में एक तालाब से युवक का शव मिला है। युवक की पहचान हेसल निवासी रिजवान अंसारी का शव शुक्रवार की सुबह में हेसल तालाब में मिला। मौके पर अनगढ़ा थाना की पुलिस पहुंची। रिजवान 8 अप्रैल की शाम से गायब था। स्वजन उसे लगातार ढूंढ रहे थे। हालांकि हेसल तालाब के पास रिजवान का बाइक मिला था। रिजवान के खिलाफ हेसल गांव के एक युवक ने अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी व मारपीट का आरोप लगाते हुए 6 अप्रैल को अनगढ़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। झारखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी, कॉलेज की पढ़ाई के साथ कमा सकेंगे 10,000 रुपए। झारखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और छात्रों के व्यवहारिक अनुभव को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम को स्वीकृति दे दी है, जो राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है। इस योजना के तहत कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को झारखंड के गांवों में जाकर इंटर्नशिप करनी होगी। इस इंटर्नशिप के दौरान उन्हें ग्रामीण जीवन समस्याएं और समाधान से रूबरू कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार की योजना है कि इस पहल के जरिए 17,380 छात्र छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिससे न केवल छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, बल्कि गांवों के विकास में भी उनका योगदान हो सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को ही बैठक में झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी मिली है। योजना के तहत राज्य की सभी 4,345 पंचायतों में 4-4 छात्रों के समूह को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। यह 8 सप्ताह की क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप होगी, जो ग्रीष्मावकाश के दौरान आयोजित की जाएगी। योजना का उद्देश्य जमीन स्तर के नवाचारों, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समस्याओं की पहचान करना है। NH2 पर बाइक को बचाने में कंटेनर पलटा, रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को बचाने के प्रयास में हादसा, चालक को आई मामूली चोट। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र में लेदा टांड के पास पंजाब होटल के निकट एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। कोलकाता से दिल्ली नोएडा जा रहा कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे का कारण रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक थी। कंटेनर चालक ने बाइक को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान कंटेनर पहले सड़क किनारे डिवाइडर से टकराया और फिर पलट गया। बाइक चालक हादसे से पहले ही वहां से फरार हो गया। घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस के हस्तक्षेप से जाम की स्थिति को नियंत्रित किया गया। कंटेनर में प्लास्टिक का हल्का सामान लदा होने के कारण बड़े नुकसान से बचाव हो गया। जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहने से 4,15,000 बच्चों का नहीं बना आधार कार्ड। झारखंड में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने से स्कूली बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। सरकारी स्कूलों में नामांकित 4,15,000
891 बच्चों का अब तक आधार कार्ड नहीं बना है। यह नामांकित कुल बच्चों का 9% के करीब है। वहीं 6,64,000 बच्चों का आधार वैलिडेशन पेंडिंग है, जबकि 5,86,000 बच्चों का आधार वैलिडेशन फेल हो चुका है। झारखंड सरकार ने प्रखंडों में कैंप लगाकर आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए थे। कैंप भी लगे, लेकिन सभी बच्चों का अब तक आधार नहीं बन सका। आधार बनने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ऐसे में राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। ऐसे बच्चों के गरीब माता पिता दफ्तर की दौड़ लगाते हैं, लेकिन बिचौलियों की ओर से मांगी जाने वाली राशि से वे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। राज्य के सुदूर जिले के साथ साथ राजधानी में भी मोटी रकम लेकर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात सामने आती है। 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जो लोग मजदूरी करते हैं, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में कई दिनों की कमाई देनी पड़ रही है। प्रदूषण का विरोध कर रहे लोगों से मिले सांसद, कहा प्लांट को करना होगा जीरो पॉल्यूशन। रामगढ़ शहर में छावनी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों ने वहां स्थापित प्लांट पर बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ पूर्व में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस बीच प्लांट प्रबंधन को 1 महीने के भीतर प्रदूषण खत्म करने का आश्वासन हजारीबाग सांसद और स्थानीय लोगों को दिया है, लेकिन प्रबंधन अपनी बातों पर खरा नहीं उतर सका। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के साथ आगे की रणनीति पर बैठक की। लोगों ने प्लांट के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है ताकि प्लांट द्वारा प्रदूषण न फैलाया जाए, क्योंकि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्लांट द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने स्थानीय लोगों की बैठक की, जिसमें पिछले 30 दिनों में प्लांट द्वारा प्रदूषण पर कितना कंट्रोल हुआ है उसकी समीक्षा की गई है। इस बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने सांसद से कहा कि प्लांट के प्रदूषण से उनका बुरा हाल है, घरों की खिड़कियां नहीं खोल सकते हैं। प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्या आसपास के क्षेत्रों में काफी देखने को मिल रही है। प्रदूषण से लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लेकिन प्लांट ने अभी तक प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया है। सांसद भी घरों की छत और अंदर के हालात को देख दंग रह गए। पश्चिमी सिंहभूम में भाई ने ही ले ली भाई की जान, घरेलू विवाद में कर दिया चापड़ से हमला। पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां चक्रधरपुर के सिमीदेरी पंचायत स्थित दलकी गांव में बुधवार देर शाम मामूली विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की चापड़ से हमला कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान प्रदीप महाली के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रदीप महाली का उसके बड़े भाई चंद्रो महाली से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बहस के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि चंद्रो ने पहले प्रदीप की पिटाई की, फिर चापड़ से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदीप को अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया है, लेकिन परिजन मौजूद नहीं होने की वजह से समय पर इलाज नहीं मिल सका और देर रात उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चापड़ के वार से प्रदीप की आंतें बाहर आ गई थीं और अत्यधिक खून बह गया था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चंद्रो महाली को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान आज से नए कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराएंगे। 7 जुलाई तक चलेगा प्रोटेस्ट। नए वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुक्रवार से देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू कर रहा है। बोर्ड के मुताबिक अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। इसका पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। AIM-PLB महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजुद्दी ने वीडियो मैसेज जारी किया है। वीडियो में मुजुद्दीन ने सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो में कहा, यह अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा और विधेयक को निरस्त करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। AIM-PLB का मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाएगा, जिसे वह इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के खिलाफ मानते हैं। कोडरमा में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोग घायल। कोडरमा जिले के ताराघाटे इलाके में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नवादा निवासी श्रीकांत कुमार अपने माता पिता, पत्नी और 2 बेटियों के साथ कार से धनबाद जा रहे थे। रास्ते में ताराघाटी के पास कोडरमा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सभी लोग घायल हो गए।
तुरंत कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों की हालत गंभीर बताई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के बाहर धरना समाप्त, मंत्री ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन, 55 प्रदर्शनकारियों को नौकरी का आश्वासन। झारखंड के गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के बाहर चल रहा प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। स्थानीय लोग 31 मार्च से धरने पर बैठे थे। उन्होंने 3 अप्रैल से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। प्रदर्शनकारी जमीन के बदले अडानी में स्थायी नौकरी की मांग कर रहे थे। वे 2016 से इनोव कंपनी में कार्यरत थे। बाद में उन्हें रिद्धि सिद्धि लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया गया। कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें आउटसोर्सिंग कंपनी के बजाय अडानी प्राइवेट लिमिटेड में सीधी भर्ती दी जाए। उद्योग मंत्री संजय यादव ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। मंत्री ने प्रदर्शनकारियों की मांग को उचित बताया, साथ ही पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का वादा किया है। इसमें जिला प्रशासन, अडानी के वरिष्ठ अधिकारी और रैयत शामिल होंगे। सभी 55 आंदोलनकारी रैयतों को रिद्धि लिमिटेड में नौकरी दी गई है। अडानी द्वारा स्कूल बनने तक रैयतों के बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन किया जाएगा। हजारीबाग के बुढ़वा महादेव रोड पर महिला का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कांडतरी पंचायत के बुढ़वा महादेव रोड में आज सुबह एक महिला का शव बरामद किया गया है। मृतका की पहचान मिर्जापुर निवासी अजय कुमार की पत्नी मनिका कुमारी के रूप में की गई है। वह बड़कागांव के कोरियाडीह के रहने वाले गजेंद्र महतो की बेटी है। घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतका के मायके वालों का कहना है कि उनकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। फिलहाल थाना प्रभारी नेमधारी रजक के नेतृत्व में मामले की छानबीन जारी है। एचईसी प्रबंधन ने क्वार्टर सरेंडर की प्रक्रिया फिर शुरू की। एचईसी प्रबंधन ने आवंटित क्वार्टरों को सरेंडर करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है, जो पिछले कई महीनों से स्थगित थी। इस प्रक्रिया के तहत जिन कर्मचारियों ने एचईसी से इस्तीफा देकर अन्य कंपनियों में नौकरी ग्रहण की या जिन्होंने अपने मकान बना लिए हैं, वे अपने क्वार्टर सरेंडर कर सकते हैं। इससे पहले प्रबंधन ने इन कर्मचारियों के क्वार्टर सरेंडर करने की प्रक्रिया में आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके कारण उन्हें प्रबंधन द्वारा निर्धारित मार्केट रेट पर किराया चुकाना पड़ रहा था, जो सामान्य दर से 2 से 3 गुना अधिक था। क्वार्टर सरेंडर करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने के बाद पिछले 2 दिनों में 30 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपने क्वार्टर सरेंडर किए हैं। डीएमओ को जल्द मिलेगी अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने की शक्ति, प्रस्ताव तैयार। राज्य के सभी जिलों के डीएमओ अब अवैध खनन करने वालों से जुर्माना लेने के लिए अधिकृत किए जाएंगे। इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है। खान एवं भूतत्व विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद डीएमओ अवैध खनन के कार्य के संलिप्त व्यक्ति या कंपनी पर जुर्माना लगा सकेंगे। विभाग द्वारा किए गए प्रस्ताव के मुताबिक खान निर्देशक राज्य के किसी भी इलाके में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होंगे। वहीं खान विभाग के अपर निर्देशक भी राज्य के किसी भी इलाके में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किए जाएंगे। धनबाद में सेक्स टॉर्शन कॉल सेंटर का खुलासा, 1000 में मेंबरशिप, 10,000 में लाइव न्यूड वीडियो, फिर कस्टमर से ब्लैकमेलिंग। धनबाद में सेक्स टॉर्शन कॉल सेंटरों का कारोबार उफान पर है। ऐसे ही एक कॉल सेंटर का साइबर पुलिस ने खुलासा किया है। पहली बार सरगना के साथ 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। सेक्स टॉर्शन के लिए यह कॉल सेंटर बैंक मोड़ के श्रीराम प्लाजा के सामने राजेंद्र मार्केट स्थित एक आवास में चल रहा था। छापेमारी में पुलिस ने यहां से 14 मोबाइल, 18 सिम कार्ड भी बरामद किया है। कॉल सेंटर को पुराना बाजार दरी मोहल्ला का रहने वाला मनीष कुमार उर्फ मोंटी भैया अपनी दूसरी पत्नी नम्रता उर्फ नेहा के साथ मिलकर चला रहा था। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि कॉल सेंटर में पहले तो लोगों को मेंबर बनाया जाता था, फिर सेक्सुअल चैट, लाइव न्यूड वीडियो, सेक्स वीडियो और सेक्स के लिए लड़की उपलब्ध कराने जैसा काम किया जाता था। सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर का विज्ञापन किया जाता था। संपर्क करने पर 1000 रुपये में लोगों को मेंबर बनाया जाता था। 5000 में सेक्सुअल वीडियो व 10,000 रुपये में आधे घंटे का लाइव न्यूड वीडियो दिखाया जाता था। इस दौरान ग्राहकों का वीडियो बनाकर मोंटी उन्हें ब्लैकमेल करता था। शिक्षा परिसर में शिफ्ट होगा सिविल कोर्ट रांची, विधि विभाग के प्रधान सचिव ने भवन निर्माण विभाग को लिखी चिट्ठी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत कचहरी स्थित जिला शिक्षा परिसर में सिविल कोर्ट रांची को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। योजना के मुताबिक कार्य हुआ तो आने वाले दिनों में शिक्षा परिसर में सिविल कोर्ट रांची का कार्यालय संचालित किया जाएगा। हाल ही में विधि विभाग के प्रधान सचिव
राजेश शरण सिंह की ओर से भवन निर्माण विभाग झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। इसमें प्रधान सचिव ने कहा कि कचहरी स्थित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्यालय परिसर को व्यवहार न्यायालय रांची को देने के लिए कहा गया है। साथ ही वहां पहले से स्थित कार्यालयों के लिए अन्य स्थानों की तलाश करने का निर्देश दिया गया है। इसका हाई स्कूल शिक्षकों ने विरोध किया है। सामने आई तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर, कमर में जंजीर, हाथों में बेड़ियां। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत आ चुका है। देर रात उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। अब सुरक्षा एजेंसी एनआईए की टीम उनसे पूछताछ करेगी। इस सबसे बीच आज उसकी तस्वीर सामने आई है, जिसमें कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी मार्शलों ने मंगलवार को राणा को भारतीय विदेश मंत्रालयों की टीम को सौंपा। जानकारी के मुताबिक मुंबई हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय में एक सेल में रखा गया है। अब एनआईए की टीम उससे तमाम सवाल करेगी। एनआईए की टीम का नेतृत्व डीआईजी जया रॉय कर रहे हैं। राणा को भारत लाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। बता दें, गुरुवार देर रात नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर ही उसका मेडिकल कराया गया। उसके बाद उसे पटियाला कोर्ट ले जाया गया। देर रात तक चली कार्रवाई के बाद उसे एनआईए की 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। सुरक्षा एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक मुंबई हमले के मुख्य आरोपी की सेल में ही एक बिस्तर लगाया गया है। इस सेल की सिक्योरिटी काफी टाइट रखी गई है। 24 घंटे पहरा देने के लिए गार्ड लगाए गए हैं। वहीं सिर्फ सीनियर अधिकारियों को ही उसके पास जाने की परमिशन दी गई है। देवघर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद बैजनाथ मंदिर में श्रृंगार पूजा में शामिल हुए। 3 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन। गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती गुरुवार को 4 दिवसीय प्रवास पर देवघर पहुंचे हैं। उन्होंने बाबा बैजनाथ के श्रृंगार पूजा में भाग लिया और कामना लिंग के दर्शन किए। बैजनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने धर्म के गूढ़ रहस्यों की जानकारी दी। मंच से उन्होंने श्रद्धालुओं के कई प्रश्नों का समाधान भी किया है। पंडा धर्म रक्षणी सभा के पदाधिकारियों ने शंकराचार्य का स्वागत किया। महामंत्री निर्मल झा मंटू, उपाध्यक्ष संजय मिश्रा और पूर्व महामंत्री कीर्तिनाथ ठाकुर के उन्हें बाबा बैजनाथ की तस्वीर और रुद्राक्ष की माला भेंट की है। शुक्रवार से डाबर ग्राम के मैहर गार्डन में 3 दिवसीय 26वां साधना एवं राष्ट्र रक्षा शिविर शुरू होगा। इसमें धर्म संघ, आनंद वाहिनी, आदित्य वाहिनी और पीठ परिषद के सदस्य भाग लेंगे। शिविर में 2 सत्र होंगे। पहले सत्र में साधना होगी। दूसरे सत्र में शंकराचार्य राष्ट्र रक्षा पर अपने विचार रखेंगे। वे अपने शिष्यों और अनुयायियों को राष्ट्र के विकास में उनकी भूमिका के बारे में मार्गदर्शन देंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।